हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेंस पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना इजी सा टॉपिक जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। और ये जो नोट्स है ना, ये मैंने इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से लिए हैं। सो इफ यू वांट टू चेक देयर वेबसाइट तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चैप्टर आसान सा तो है ही, रियल लाइफ से लिंक्ड है, तो आपको ग्रास्प करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें, ठीक है। तो टेंशन मत लो, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ताकि जल्दी से और फुल डिटेल में लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से अपना चैप्टर निपट जाए। ओके, तो जेंडर डिवीजन से बात करते हैं। जेंडर इज मेल फीमेल, है ना। और डिवीजन हो जाना, ये जो डिवीजन है, ये जो ब्रेकेज है, ये बायोलॉजिकली तो मतलब है ही ऑब्वियसली मेल एंड फीमेल, बट दिस इज मोर रिलेटेड टू स्टीरियोटाइप, जो इंसान की सोच है ना। जो इंसान के मिथ्स हैं, जो स्टीरियोटाइप्स है, जो सोशल एक्सपेक्टेशन है, उसके हिसाब से जेंडर डिवाइड होता है। कैसे? जैसे कि वैसे तो बोला जाता है कि लड़का लड़की एक है, बट लोगों का ये सोच है कि लड़की जो है वो मोस्ट मतलब पहले ज्यादा थी, अब बहुत कम हो गई है, कि लड़की जो है मोस्टली हाउस होल्ड वर्क करेगी या फिर किसी से करवाएगी, और लड़के जो है वो बाहर का काम करेंगे, लाइक कमाने का, है ना। तो ये होता है जेंडर डिवीजन, की जेंडर को डिवाइड कर दिया सोशल एक्सपेक्टेशन और स्टीरियोटाइप की वजह से। दैट इज जेंडर डिवीजन, ठीक है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि एक ऐसे सिस्टम की घर के अंदर का काम जितना भी है तो वुमेन करेगी, है ना, या फिर वो किसी और से डोमेस्टिक हेल्पर्स की हेल्प से वो घर का काम करवाएगी, ठीक है। सो ये होता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। फेमिनिस्ट मतलब कोई भी ऐसा मैन, कोई भी ऐसा वुमेन जो कि ये बिलीव करता है, ये विश्वास करता है कि मेन एंड वुमेन के लिए इक्वल राइट, इक्वल हक होनी चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, ठीक। फेमिनिस्ट मूवमेंट देखो, ऐसे ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं फेमिनिस्ट को लेकर। इसका क्या मतलब होता है कि इक्वल राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए मेन एंड वुमेन को लेकर। उसके लिए काफी सारे आंदोलन लड़े गए, है ना, कि इक्वालिटी मिलनी चाहिए फैमिली लाइफ में भी और पर्सनली भी, मोस्टली वुमेन्स को, ठीक है। पेट्रियार्की क्या होता है? पेट्रियार्की मतलब एक सोसाइटी का ऐसा सिस्टम जिसमें जो मेल्स होते हैं उनके पास ज्यादा पावर होती है और वुमेन को उस चीज से निकाल दिया जाता है। मतलब वुमेन के पास डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं होती। मोस्टली मेल्स को ही सब माना जाता है एज द हेड ऑफ द फैमिली, लाइक दैट, है ना। पेट्रियार्कल सोसाइटी का कौन होता है? ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है। जो भी काम होगा वो मेल से पूछ के ही होगा, वुमेन अपने दम पे कुछ नहीं कर सकती। और ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है, बेसिकली इसको पितृ सत्ता बोलते हैं, पेट्रियार्की को। ये सब फादर से चलती आ रही है, ठीक है। फादर पहले रूल करेंगे अपनी फैमिली को, फिर बेटा रूल करेगा, इस तरीके से। मेन को ज्यादा वैल्यू दी जाती है एज कम्पेयर टू वुमेन, क्योंकि मेन जो है कमाने का काम करता है, तो उसको सोसाइटी में ज्यादा वैल्यू मिलती है। वुमेन को बहुत रेयर या फिर ना के बराबर पार मिलती है। सो दैट इज पेट्रियार्कल सोसाइटी। वुमेन्स को, औरतों को डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन, अत्याचार सहना पड़ता है और बहुत सारा ऑपरेशन भी सहना पड़ता है। जैसे कि पहला, लिटरेसी रेट में अगर आप स्टैट्स देखो तो वुमेन कितनी पढ़ी लिखी है, 54%, और मेल्स जो है वो 76%। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जॉब्स में वुमेन जो है वो 1 घंटा ज़्यादा काम करती है मेल से, लेकिन फिर भी उनको मतलब इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, ठीक है। या तो मिलते ही नहीं है, बहुत कम पैसे मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो, या फिर वो मिलते ही नहीं है, या फिर पेड नहीं होती, इस तरीके से। वेजेस, हमारे इंडिया में इक्वल वेजेस एक्ट आ गया है, लेकिन फिर भी वुमेन्स को बहुत कम पैसा मिलता है मेल्स के बराबर, बल्कि काम सेम होता है, ठीक है। सेक्स रेशियो में भी देखो, जो पेरेंट्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि लड़का हो जाए, लड़की ना हो, है ना। तो इसलिए लड़की को मरवा दिया जाता है उसके पैदा होने से पहले ही। ये हमारी कंट्री में कॉमन चलता आ रहा है। तो इसलिए क्या होता है, सेक्स रेशियो बहुत अनफेवरेबल है, ज्यादा लड़के होते हैं, लड़कियां बहुत कम मिलती हैं, है ना। सोशल इविल, सोसाइटी का ये इविल होता है कि यहाँ इस सोसाइटी में जो गर्ल्स हैं वो इतनी ज़्यादा सेफ फील नहीं करते हैं। यहाँ पर दहेज के लिए हैरेसमेंट होता है, फिजिकली अब्यूजिंग, गालियाँ वगैरह होती है, और सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। तो उनकी ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बुरे चीज़ें चलती रहती हैं। वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, अब वुमेन का पॉलिटिक्स में क्या क्या रोल है। तो लोकसभा में पहली बार 2019 में ऐसा हुआ था कि 14.36% टोटल सीट्स में से वुमेन के लिए रिजर्व की गई थी। और वैसे स्टेट असेंबली में उनका जो शेयर है वो 5% से भी कम था, ठीक है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वुमेन का जो
रिप्रेजेंटेशन है वो इम्प्रूव हो सके, वो मतलब पॉलिटिक्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके, हम ऐसा क्या कर सकते हैं? तो अगर हमें वुमेन को लॉ मेकिंग बॉडीज़ में, लेजिस्लेचर में या फिर पॉलिटिक्स में लेके आना है, उनकी प्रस्तुति करवानी है, तो वुमेन के लिए हमें सीट फिक्स करवानी होगी लीगली, जैसे पंचायत में की हुई है। पंचायत में 1/3 जो सीट है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड ही रिजर्व्ड है। तो और बहुत सारी स्टेट्स ऐसी भी हैं जहाँ पर 50% जो सीट्स है वो सिर्फ वुमेन के लिए रिजर्व है, जैसे कि बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब कुछ ऐसी स्कीम्स और स्ट्रैटेजीज भी हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है महिला सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। कौन कौन सी है यहाँ पर? इन योजनाओं के या फिर स्कीम्स के नाम आप याद कर सकते हो। एक्ट प्रोहिबिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती, ठीक है, द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, द मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, राजीव गांधी नेशनल क्रीच स्कीम वर्किंग वुमेन के लिए, ट्रेनिंग सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, इंदिरा गांधी मृतत्व सहयोग योजना, किशोरी शक्ति योजना, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005, द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, द इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट। ये सब एक्ट्स आ गए हैं। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा रिलीजन को लेकर डिफरेंसेस आते हैं। अब कैसे कैसे? जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के रिलीजन को फॉलो करते हैं। कोई जैन रिलीजन को फॉलो करता है, कोई हिंदुइज्म को, कोई इस्लाम को, कोई सिखिज्म को, कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, कोई बुद्धिज्म फॉलो करता है ना। अलग अलग बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। तो लेकिन पॉलिटिक्स में भी रिलीजन आ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे दंगे फसाद होते हैं। तो उसी चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, पॉलिटिक्स में। तो जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं, जो कि इंसानों के हक के लिए लड़ते हैं ना, वो बहुत दुखी रहते हैं कि लोग जो माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन को माइनर समझा जाता है ना, तो और जो कि बहुत गलत चीज़ है। तो उन माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा सोसाइटी सफ़र करवाती है। तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। और स्पेशली जब भी हमारे देश में दंगे फसाद होते हैं या फिर कोई भी वायलेंस होता है, तो वहाँ पर वही लोग, माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी लोग ही वो सब कर रहे होते हैं, है ना। गांधी जी ने कहा है, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट मेंट मोरल वैल्यूज फ्रॉम ऑल द रिलीजन। उन्होंने ये कहा है कि रिलीजन वैसे पॉलिटिक्स से कभी भी अलग नहीं हो सकता, बट हमें हर रिलीजन से मोरल वैल्यूज ले लेनी चाहिए। जैसे इस्लाम की मोरल वैल्यूज क्या है, हिंदुइज्म की क्या है, बुद्धिज्म की क्या है, जैनिज्म की क्या है ना, और क्रिश्चियनिटी की क्या है, सिखिज्म की क्या है, सबकी मोरल वैल्यूज से हमें सीखना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन राइट ग्रुप ने कहा है कि हमारी कंट्री में जितने भी दंगे फसाद होते हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटी के लोगों से ही किए जाते हैं। और वुमेन मूवमेंट में क्या होता है, फैमिली लॉज ऑफ ऑल द रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द वुमेन, कि वुमेन के ऊपर जितने भी अत्याचार होते हैं, तो हर रिलीजन में कुछ ना कुछ फैमिली लॉज होते हैं जिसकी वजह से वुमेन्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है। अब बापू ने एक बात कही थी, हमारे महात्मा गांधी जी ने, कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। इसका क्या मतलब है? गांधी जी के अकॉर्डिंग रिलीजन जो है वो इसका मतलब ये नहीं होता कि हिंदुइज्म या फिर इस्लाम, रिलीजन का सिर्फ इतना मतलब नहीं होता, बट ये है कि हमारे देश में जितने भी लोग जितने भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, उन सब में से हमें अच्छी आदतें या फिर मोरल वैल्यूज जो है वो सीख लेनी चाहिए, ठीक है। पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम द रिलीजन। और रिलीजन से जितनी भी अच्छी बातें, एथिक्स आती हैं, जो जिन चीज़ों से हमारी लाइफ सुधर सकती है, पॉलिटिक्स को उन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करना चाहिए, है ना। फैमिली लॉज क्या होते हैं? ऐसे लॉज जो कि फैमिली से रिलेटेड डील करते हैं, फैमिली या फिर फैमिली रिलेटेड मैटर से वो लॉज डील करते हैं, जैसे कि मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, एडॉप्शन से रिलेटेड, एबॉर्शन से रिलेटेड, सारे लॉज जो है फैमिली लॉज के अंदर आते हैं। अब मेन चीज़ स्टार्ट होती है, इस टर्म को ध्यान रखना। कम्युनलिज्म क्या होता है? ठीक है, एक ऐसा बिलीव जहाँ पर फॉलोअर्स जो हैं, किसी एक, जैसे कुछ फॉलोअर्स होते हैं किसी एक धर्म को फॉलो करते हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि हम जो धर्म या फिर रिलीजन फॉलो करते हैं, हमारा ही सारे धर्मों से
सुपीरियर है और बाकी सारे धर्म जो है हमसे नीचे-नीचे है। तो ये विश्वास जिन लोगों के अंदर हो जाता है, उसको हम कम्युनलिज़्म कहते हैं, ठीक है? कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। ये पॉलिटिक्स या फिर ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कि इसी बिलीफ के ऊपर बनी है, कम्युनलिज़्म के ऊपर बनी है ना? रिलिजन के आइडिया के ऊपर ही बनी है, उसको हम कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं, ठीक है? नाउ हाउ कम्युनल पॉलिटिक्स इज प्रेफर्ड, कैसे कम्युनल पॉलिटिक्स को प्रेफर किया जाता है। अब यहाँ पर कम्युनलिज्म में क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि कुछ फॉलोअर्स एक अपने पर्टिकुलर धर्म को मानते हैं और लोग बाग ये सोचते हैं कि वो एक कम्युनिटी से बिलीव करते हैं। जैसे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, उन्होंने एक धर्म को माना तो वो एक कम्युनिटी बन गए। कम्युनलिज्म में ये थिंकिंग होती है ना। तो अब क्या होता है, देयर फंडामेंटल, वो सोचते हैं कि उन सभी लोगों के जिन्होंने इस पर्टिकुलर धर्म को माना हुआ है, उन सबके इंटरेस्ट सेम होंगे, है ना। कोई भी डिफरेंस अगर उस ग्रुप के अंदर आ जाए तो वो उसकी लाइफ के लिए ठीक नहीं होता, कम्युनिटी की लाइफ के लिए ठीक नहीं होता। जैसे मान लो कोई भी 10 लोग हैं, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, कोई एक अलग रिलीजन से आता है इंसान, तो वो उस पर्टिकुलर ग्रुप की लाइफ के लिए, कम्युनिटी की लाइफ के लिए ठीक नहीं है, इररेलेवेंट है ना, वो ये मानते हैं। इट ऑल्सो फॉलो दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बिलोंग टू सेम सोशल कम्युनिटी। यहाँ पर इसका मतलब ये भी होता है कि अगर कोई इंसान अलग रिलीजन को फॉलो करता है तो वो हमारी कम्युनिटी से मैच नहीं करता, है ना, जबकि है इंसान ही। ओके, इफ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव सम कॉमनैलिटीज, अगर मान लो कोई फॉलोअर्स अलग अलग रिलीजन के, एक ग्रुप अलग रिलीजन का, एक ग्रुप अलग रिलीजन को फॉलो करता है, दूसरा ग्रुप अलग रिलीजन को फॉलो करता है, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज हो, कॉमनैलिटीज हो, लेकिन फिर भी ये सुपरफिशियल मानते हैं इस चीज को और इमटेरियल मानते हैं, ठीक है। देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट, और उनकी इंटरेस्ट अलग अलग माने जाते हैं, जिससे कि लड़ाई, दंगे फसाद, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बताई हैं। कम्युनलिज्म जो है पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर आ सकता है, जैसे कि religious prejudice, stereotypes of religious communities, believe in superiority of own religion over the other religion। अब क्या होता है, अगर पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म आता है तो पॉलिटिक्स में जो नेता वगैरह होते हैं वो सिर्फ अपने धर्म को सुपीरियर मानते हैं और बाकी सारे धर्म को सुपीरियर, इन्फीरियर सोचते हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स बनने लग जाते हैं सोसाइटी के अंदर। अब communal mind often led to quest for political dominance of one own religious community। तो अब क्या होता है, जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं वो अपनी ही पॉलिटिकल पार्टीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इस तरीके से कि जो अभी फिलहाल देश को रूल कर रही है वो तो सिर्फ उस एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट कर रही है, बाकी सारे रिलीजन का क्या, तो बाकी सारे रिलीजन अपनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रीजनल लाइन्स, दिस इन्वॉल्व द यूज, अच्छा अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से बनी है, तो वो अपना खुद का सिंबल, जैसे क्रिश्चियनिटी का कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो वो अपना सिंबल लेके आएंगे, रिलीजियस लीडर्स लेके आएंगे, और उसके बाद अपने ही एरिया में रिलीजिस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज वो बना लेंगे। और सबसे गंदी फॉर्म क्या है, अगली फॉर्म क्या है कम्युनलिज्म की, दंगे फसाद और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, ठीक है। अब कम्युनलिज्म का क्या असर पड़ता है पॉलिटिक्स के ऊपर, ये देखते हैं। रिलीजन रादर देन एबिलिटी बिकम्स द क्राइटेरिया टू चूज कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन। मतलब इलेक्शन में अगर हम किसी कैंडिडेट को चुनते हैं तो उसकी एबिलिटी के आधार पे चुनना चाहिए ना हमें, कि उसके अंदर सच में काबिलियत है पॉलिटिक्स में आने की या नहीं। लेकिन नहीं, कम्युनलिज्म में रिलीजन जो है वो पहली प्रायोरिटी बन जाती है, ठीक है। पीपल, लोग बाग जो हैं फिर वो कास्ट वोटिंग करने लग जाते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप हिंदुइज्म को मानते हो और अगर आपका कैंडिडेट भी हिंदू ही है तो आप कास्ट बेस्ड वोटिंग करने लग जाते हो, है ना, कि आप ही का जो कास्ट का कैंडिडेट है वो ही आए सरकार के अंदर। तो ऐसा होता है, कास्ट वोटिंग होने लग जाती है। कम्युनलिज्म से वायलेंस, मैस्कर राइट्स होते हैं, मतलब दंगे फसाद होते हैं, और कभी कभी जो है वो कम्युनल लाइन में वोटर्स जो है कास्ट के अकॉर्डिंग वोट करते हैं, इस टाइप से सब चीज होती है। तो अब इस चीज को कैसे हराया जाए, कम्युनलिज्म को इंडिया में से कैसे हराया जा सकता है। एक तो कानून बनने चाहिए कि अगर कोई पार्टी रिलीजन को पॉलिटिक्स में लेके आती है तो उस पार्टी को बैन कर देना चाहिए, ठीक है।
सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है हमारी कंट्री में, उसको रिमूव कर देना चाहिए ताकि लोगों को वोट बैंक की तरह यूज़ ना किया जाए। लोगों को पकड़-पकड़ के ना लाया जाए कि तुम इस कास्ट के हो तो तुम फटाफट से वोट कर दो। तो ये जो सोशियो मतलब सोशली जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है हमारे देश में, उसको रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस लाइक पतली सोच से, नैरो माइंडेड सोच से निकल के लोगों को एज अ होल इंडिविजुअल समझना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है? और उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है उनको सेक्युलर वैल्यूज देनी चाहिए स्टूडेंट को कि सभी इंसान है, कास्ट और रिलीजन जो है वो कुछ भी नहीं होता है। द इलेक्शन कमीशन शुड प्रिपेयर अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पार्टी सो दैट रिलीजन इज नॉट यूज्ड इन पॉलिटिक्स। इलेक्शन कमीशन जो है जहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर होती हैं, वहाँ पर उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए कि रिलीजन जो है पॉलिटिक्स में यूज नहीं होगा। मास मीडिया, टीवी, रेडियो, एनजीओ और लोगों को एनलाइटेड मूवमेंट यानी कि आंदोलन लॉन्च करने चाहिए ताकि ये सब चीजें जो हैं वो पॉलिटिक्स में ना हो और उसके जो रिजल्ट होता है दंगे फसाद वो भी ना हो आगे जाके, इस तरीके से। अब हम बात करेंगे कि सेक्युलर स्टेट क्या होती है। एक ऐसी स्टेट जहाँ पर कोई भी रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कि हम सिर्फ इसी रिलीजन को फॉलो करते हैं और सभी रिलीजन को वो एक इक्वल वैल्यू देते हैं। जैसे कि इंडिया में आप देख रहे होगे कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो नहीं करता, जिसका जो मन है वो रिलीजन फॉलो कर सकता है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है और कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। सो दैट इज सेक्युलर स्टेट। अब इंडिया में ऐसे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है इंडिया के में कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है ना? तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे श्रीलंका में बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है, पाकिस्तान में इस्लाम फॉलो किया जाता है, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। जितने उनको फ्लेक्सिबिलिटी है लोगों को, इंडियंस को, कि आप जो भी धर्म अपनाना चाहते हो, रिलीजन फॉलो करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हो वो भी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सभी के धर्म को इक्वल समझा जाता है और सभी के रिलीजन से एथनिक वैल्यूज जो हैं, मतलब अच्छी बातें जो है वो फॉलो की जाती है, हर इंसान फॉलो करता है, ठीक है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्रीडम टू ऑल इंडिविजुअल, सबको फ्रीडम है कि वो कोई भी जो रिलीजन है वो प्रैक्टिस कर सकता है। और अगर आपकी मर्जी, आप कोई फॉलो करना चाहो फॉलो कर सकते हो, ना फॉलो करना चाहो ना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, मतलब जो अत्याचार होते हैं रिलीजन के बेसिस पर उन सब चीज़ों को मना करता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है स्पेशली स्टेट को कि वो धर्म के मामले में इंटरफेयर कर सकता है ताकि सभी धर्म की कम्युनिटीज़ में, रिलीजन की कम्युनिटीज़ में इक्वालिटी मेंटेन रहे, ठीक है? मेन फीचर्स ऑफ सेक्युलर स्टेट इन इंडिया। इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, उसके क्या मेन फीचर्स हैं? कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडिया में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इंडिया में, ठीक है? और कॉन्स्टिट्यूशन जो है अत्याचार को मना करता है कि रिलीजन के बेसिस पे कोई भी अत्याचार नहीं होगा। अर्बनाइजेशन क्या होता है? रूरल एरिया से अर्बन एरिया में पॉपुलेशन शिफ्ट होती है, उसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या होती है कि कोई भी इंसान किसी भी ऑक्यूपेशन को, किसी भी काम को शुरू कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है। ज़रूरी नहीं है आपकी फैमिली जो ऑक्यूपेशन फॉलो करती आ रही है आप उसी को आगे जाके करो। इफ़ यू वांट टू चेंज, इफ़ यू वांट टू गो इन एनी अदर ऑक्यूपेशन, आप शिफ्ट होना चाहते हो एक ऑक्यूपेशन से दूसरे तक, तो आप कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, कास्ट हायरार्की क्या होती है? एक सीढ़ी टाइप की होती है और कुछ बहुत सारी कास्ट को सीढ़ी के एक टॉप पे होती है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे कास्ट को रख देते हैं कि तुम अपर कास्ट के हो, तुम मिडिल कास्ट के हो और तुम लोअर कास्ट के हो। इस तरीके से हायरार्की बना दी जाती है। अब इंडिया में जो ये जो जातिवाद का सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है मॉडर्न इंडिया में। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा कैसे होता है, कैसे चेंज होता है? सबसे पहले तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे देश में, सब आपस में मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो इससे कास्ट बहुत पीछे चली जाती है, ये सोच बहुत पीछे चली जाती है, सब एक दूसरे को एक बराबर समझने लग जाते हैं। दूसरा, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, जो गांव के लोग हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं शहर में, तो अर्बनाइजेशन हो रही है, तो कोई किसी की कास्ट को लेकर मैटर नहीं करता। दूसरा, लोगों के अंदर लोग बहुत ज़्यादा एजुकेट हो रहे हैं, सबको ज्ञान है हर चीज़ का, लिटरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से
कास्टिज्म को कोई फॉलो नहीं करता। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, सब आपस में मिलके धंधा करते हैं, काम करते हैं, ऑक्यूपेशन करते हैं। और साथ ही साथ जो विलेज में जो लोग खुद को सुपीरियर समझा करते हैं, जैसे कि लैंडलॉर्ड, उनकी पोजीशन वीक हो गई। आजकल कोई लैंडलॉर्ड के पास, बहुत रेयर लोग लैंडलॉर्ड के पास पैसा मांगने जाते हैं, जनरली सब बैंक से लोन ही लेते हैं। सो दैट्स वाई ये जो हायरार्की थी ना कास्टिज्म की, कि तुम इस कास्ट के, तुम इस कास्ट के या फिर इसके हो, वो सब अब ब्रेक होती जा रही है। ठीक है। रीजंस विच हैव कंट्रीब्यूटेड टू चेंजेस इन कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन इंडिया, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया के जो कास्ट सिस्टम में चेंजेस आए हैं? सबसे पहले तो हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स और सोशल रिफॉर्मर्स, जैसे कि गांधी जी और आपके बी आर उन्होंने ये एडवोकेट किया था और काफ़ी काम किया था कि हमारी सोसाइटी जो है वो कास्टलेस सोसाइटी बने, है ना? कास्ट की जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं वो सब चली जाए हमारी सोसाइटी से। सोशियो इकोनॉमिक रीज़न, जैसे कि अर्बनाइजेशन या फिर ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, लैंडलॉर्ड की पोजीशन का वीक होना, इसकी वजह से कास्ट हायरार्की की जो सीढ़ी है वो टूट जाती है। ठीक है। कास्ट बेस्ड अत्याचार जितने भी होते हैं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी सारे लॉज भी बनाए हैं, ताकि कास्ट सिस्टम के हिसाब से कोई भी दिक्कत ना हो। ओके। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्टिज्म विद रिगार्ड टू पॉलिटिकल एक्सप्रेशन। अब कास्टिज्म के उस पे बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट बनते हैं। ठीक है, वो हम चीज़ें देख लेते हैं एक बार। अब पॉलिटिक्स में कास्टिज्म के क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, लिटरेसी, एजुकेशन में ग्रोथ हो रही है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, लैंडलॉर्ड्स की पोजीशन वीक हो रही है। तो इससे कास्ट की जो हायरार्की है, जो लैडर है, वो ब्रेक हो रही है। ये तो वही वाला पॉइंट हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन ने भी काफ़ी सारे लॉज लाए हैं जिसकी जैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था तो वो बैन हो गया है ना। और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं कास्ट के इन पॉलिटिक्स में, कि जब भी पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को चूज करते हैं, कि हम जो पार्टी बना रहे हैं, इलेक्शन में कोई कैंडिडेट तो खड़ा ही होगा किसी एक पार्टी से, तो वो कास्ट को माइंड में रखते हैं कि हम ना किसी हायर कास्ट या फिर अपर कास्ट के इंसान को ही नॉमिनेट करेंगे, या फिर लोअर कास्ट के, द सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों को ही नॉमिनेट करेंगे, जिससे कि हमारे चांसेस हो जाएं इलेक्शन को जीतने के लिए। तो ये सोच रखते हैं लोग बाग। और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन में, वो कास्ट सेंटिमेंट्स को अपील करते रहते हैं, मतलब कास्ट रिलेटेड चीज़ों को पॉलिटिक्स में ले आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट वगैरह मिल जाती है। ठीक है। अब कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या होता है? एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म के केस में कास्टिज्म मेन जड़ थी, और ये बिलीव किया जाता था कि कास्ट जो है उसी के हिसाब से कम्युनिटी जो है वो बनती है। यही बात थी। ठीक है। Caste is one aspect of our experience, but it is not the only relevant or most important aspect. Caste ठीक है कि एक्सपीरियंस के लिए, बट ये इतनी भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं और इतनी भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। ठीक है। इट्स जस्ट अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस, दैट्स इट, है ना। अब कास्ट जो है पॉलिटिक्स में अलग अलग तरीके की फॉर्म ले लेती है, जैसे कि कभी कभी कैंडिडेट को कास्ट के हिसाब से ही चुना जाता है, ताकि वो लोग जो है, ताकि जो वोटर्स होते हैं वो अपने दिमाग में उनकी कास्ट को ध्यान में रखें और तो वोट कर दें, है ना। बहुत सारी जगह पर अब जैसे कैंडिडेट उनकी कास्ट का होता है, तो लोग बाग जो उनकी सेम कास्ट होगी वो लोग उस कैंडिडेट को ही वोट करेंगे उनकी सेम कास्ट की वजह से। लेकिन उसके बाद आपको दिखता है कि बेशक सेम कास्ट का होगा लेकिन कैंडिडेट अच्छा नहीं होगा, है ना। तो ये सुटेबल कैंडिडेट को चूज करने में दिक्कत आ जाती है। व्हेन अ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड आफ्टर इलेक्शन, जब इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट जो है फॉर्म होती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं डिफरेंट कास्ट के टेक केयर करती हैं और गवर्नमेंट के अंदर रिप्रेजेंट की जाती हैं। ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कभी कभी अपने इलेक्शन के दौरान कास्ट के हिसाब से कुछ मुद्दे लेके आते हैं, जिसकी वजह से कास्ट की जो सेंटिमेंट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो जाग जाते हैं सोसाइटी के अंदर। अब सपोर्ट पाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट रिलेटेड मैटर्स को उठा देते हैं और कास्ट को इन्फीरियर, लोअर कंसिडर किया जाता है आज भी। ठीक है। अदर फैक्टर्स देन कास्ट विच प्ले अ डिसीजिव रोल एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। कास्ट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्शन के टाइम पे एक डिसीजिव रोल प्ले करता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? मनी, पावर, प्रेस्टीज, रिलीजन एंड पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। इनकी वजह से भी इलेक्शन में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज। पॉलिटिक्स कैसे इन सब चीज़ों पे इन्फ्लुएंस या फिर असर डालती है ना।
अच्छा, हर एक कास्ट ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा बनना चाहता है, अपने आस-पास की कास्ट को अपने अंदर ही जोड़ लेता है, ठीक है? कास्ट ग्रुप जो है दूसरे कास्ट के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं, कोलिएशन करते हैं और नई-नई कास्ट ग्रुप जो हैं वो बन जाती हैं, ठीक है? हाउ एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट इन पॉलिटिक्स। अब ये जो टॉपिक है ये बार बार आ रहा है इन सब चीज़ों में कि कैसे कास्ट का नेगेटिव रिजल्ट पड़ सकता है पॉलिटिक्स के ऊपर, है ना? तो अगर पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट के ऊपर होती है तो पॉलिटिक्स हेल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया जो है उनमें अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग रहते हैं ना, वो डिफरेंट कास्ट डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो क्या होगा अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी एक कास्ट को प्रमोट करेगी तो बाकी सब लोग सोचेंगे कि ये तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे, जिसकी वजह से दंगे फसाद होंगे, है ना? तो इससे बहुत सारे बेकार चीजें होती हैं। और इनकी जो अटेंशन है पॉलिटिकल पार्टी, वो लोगों की भलाई करने की बजाय, सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करने की बजाय वो कास्ट पे आ जाएगी, ठीक है, सारा मुद्दा। और पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन जैसे इश्यूज पे तो कोई ध्यान ही नहीं देगा, और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन और वॉयलेंस भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। एंड आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका भी काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है? और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो सब कुछ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।